शो में सरकारी अखराजात में बचत का मंसूबा, इक्तिसादी बहाली कमेटी का रोड मैप, $14 खरब के अखराजात का कटौती प्लान, कम अखराजात के लिए गैर हदफशुदा सब्सिडीज और ग्रांट्स पर नजरसानी का मंसूबा तैयार। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूं आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, ये कि हम अखराजात में कमी करने जा रहे हैं, इस तरह के हमने कई बार पहले भी मिसालें देखी। आज आपको विद फिगर्स एंड डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा कि हुकूमत ने इससे कबल खास तौर पे जो साबका दौरे हुकूमत PDM से पहले वाला था, उसमें कई बार, क्योंकि वो हुकूमत आई इस मंशूर के साथ थी कि तब्दीली लेकर आएगी, और ये कि CM हाउस, गवर्नर हाउस और साइकिल पे वज़ीर आज़म जाएंगे ऑफिस, और ये सारी चीज़ें हम बहुत बार सुन चुके हैं। इस दफ़ा क्या मुख्तलिफ होने जा रहा है और क्या इसका कोई खातिर खा इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इस सवाल को आपके सामने रखेंगे। पहले आपके सामने एक मिसाल रखता हूं कि जो बेजा अखराजात या जिसे कहा जाए कि वेस्टेड एक्सपेंडिचर्स होते हैं, इनकी जो एक तो कॉस्ट होती है कि कितना इन पे खर्च हुआ, और दूसरी इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। एक मईशतदान रफ़ी सोमरो साहब की इस वक्त एक थ्रेड सामने आई थी मेरे, जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च स्टोरी है, आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के क्यूमुलेटिव लॉसेस का एक चार्ट, बाकायदा एक रिसर्च पेपर तैयार किया गया, और इसमें 11 साल के दौरान जो एनुअल लॉसेस रहे हैं वो इन रुपी टर्म्स और इन डॉलर टर्म्स लिखे गए। मजमूई तौर पर इस रकम की फ्यूचर वैल्यू निकाली गई, यानी जितने लॉसेस हुए उसकी फ्यूचर वैल्यू निकाली गई, और उसको एक्यूमुलेट किया गया इन रुपी टर्म्स एंड इन डॉलर टर्म्स। रुपी टर्म्स के हवाले से जो इंटरेस्ट रेट रखा गया वो 13% रखा गया, और डॉलर टर्म्स के हवाले से वो इंटरेस्ट रेट USD में 8% रखा गया। और इस हिसाब से मजमूई तौर पर यह अंदाजा लगाया गया कि तकरीबन 11 साल के अरसे में अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जिसका अभी भी हाफ ईयरली जो लॉस है वो 61 अरब रुपए का है, तो मजमूई तौर पर हुकूमत पाकिस्तान को एट रुपी टर्म्स अगर देखा जाए फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस लॉस, तो ये 1200 अरब रुपए हम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पर फेंक चुके हैं, खर्च कर चुके हैं, जिसके एवज हमें कोई रिटर्न नहीं मिला, और हम दिए जा रहे हैं 1200 अरब रुपए। और अगर यही अमाउंट हम क्यूमुलेटिवली डॉलर टर्म्स में देखें तो इट कम्स अराउंड टू $7 बिलियन, 7 अरब डॉलर, और ये तकरीबन 7 अरब डॉलर 8% के हिसाब से USD अक्यूमुलेटेड लॉसेस की फ्यूचर वैल्यू निकाली है। ये $7 बिलियन रियासत खर्च कर चुकी है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को बेल आउट्स में, मुख्तलिफ उनके एक्सपेंडिचर्स को इनकर करने के लिए, एक्सपेंडिचर्स का इस वक्त संभालने के लिए। और अभी भी आपने देखा होगा कि हाफ ईयरली एनुअल रिपोर्ट के अंदर, जो हाफ ईयरली सेमी एनुअल रिपोर्ट थी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की, इस रिपोर्ट में PIA की मैनेजमेंट ने फिर से ये कहा है कि ना PIA के पास शॉर्ट टर्म बल्कि ना तो लॉन्ग टर्म के हवाले से भी कोई पैसा मौजूद है, और उनको इमीडिएट लिक्विडिटी की जरूरत है, यानी मजीद पैसे की तलबगार पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है। अब इस सूरत हाल में इंटरेस्टिंग क्या था, जो रफ़ी सोमरो साहब है उन्होंने इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये निकाला कि इस 7 अरब डॉलर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो सकती है। यानी अगर ये पैसा PIA में खर्च ना होता तो इस 7 अरब डॉलर से हम बादशाह डैम बना सकते थे 100% इक्विटी के साथ, यानी बगैर किसी कर्जे के। इस 7 अरब डॉलर से हम चाहते तो हम तकरीबन 100 वेल इक्विप्ड IT यूनिवर्सिटीज बना सकते थे इस मुल्क में। हम एक यूनिवर्सल हेल्थ केयर का निज़ाम जो पूरी दुनिया में नाफिज है, उस तरह का एक निज़ाम इंट्रोड्यूस करा सकते थे। हम इस 7 अरब डॉलर अगर हमारे पास होता तो शायद हमें IMF के पास ना जाना पड़ता। $7 बिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट। अगर ये देखा जाए तो हम पाकिस्तान का जो पूरा ML1 रेलवे ट्रैक सिस्टम है कराची से लेकर पेशावर, 7 अरब डॉलर में हम वो डाल सकते थे जिसके शहरियों के, सिटीजन्स के ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल हो सकते थे। अगर ये नहीं तो तकरीबन अगर एक बच्चे को पढ़ाने की कॉस्ट 10 लाख रुपए है, तो इस तरह 1,20,000 बच्चों को इस 7 अरब डॉलर से पढ़ाया जा सकता था। अगर किसी बच्चे को बाहर पढ़ने जाना था तो तकरीबन $40,000 की 1,75,000 स्कॉलरशिप दी जा सकती थी, जिसके जरिए पाकिस्तान के स्टूडेंट्स बाहर जाकर साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स के अंदर, स्टेम के अंदर आगे बढ़ सकते थे, अपना लोहा बनवा सकते थे। और यही नहीं, अगर हम 1000 के करीब ऐसी 70 लाख, 1000 रुपए के लिहाज से, $1000 के लिहाज से 70 लाख मोटरसाइकिल्स को जो इलेक्ट्रिक होती हैं उनको सब्सिडी देते तो ये उनका खर्चा उठाया जा सकता था। यही नहीं, हम कैंसर हॉस्पिटल्स बना सकते थे। कहा गया जी कि तकरीबन 1350 के करीब ऐसे अस्पताल बना सकते थे जो मुफ्त इलाज कर सकते थे। और अगर हम ये पैसा सीड मनी के तौर पर, वेंचर कैपिटल के तौर पर स्टार्टअप्स को देते तो तकरीबन
7,000 स्टार्टअप्स अगर $7 अरब को देते तो ये तकरीबन $1 मिलियन के लिहाज से 7,000 स्टार्टअप्स अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते थे, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ सकती थी। लेकिन हम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के लॉसेस एक्यूमुलेट किए जा रहे हैं। अब फैसला हुआ है कि मार्च में शायद कुछ इसका हतमी मार्च तक कुछ हतमी नतीजा निकलेगा, लेकिन शायद अगर इसको बेहतर मैनेजमेंट के हाथ में दिया जाता, शायद अगर प्राइवेटाइज ना भी रिस्ट्रक्चर किया जाता, तो ये $7 बिलियन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और कॉस्ट से हम बच सकते थे। और ये मिसाल जो मैं आपको अखराजात के हवाले से दे रहा था, वो उसकी भी एक मुख्तसर सी रिसर्च आपके सामने रखता चलूँ। ये हमने देखा, मैंने जिस तरह कहा कि साबका दौरे हुकूमत में, साबका PTI के दौरे हुकूमत में बहुत चर्चा हुआ अखराजात में कमी का, और ये कहा गया कि CM हाउस और इसके अलावा जो मिनिस्टर्स हैं इनके अखराजात कम किए जाएंगे। तो उस जमाने में जो बजट आया उसे प्रपोज किया गया माली साल 2020 और 21 के बजट में कि तकरीबन 85 करोड़ रुपए 858 मिलियन रुपीस तक जो CM हाउस है और जो मिनिस्टर्स हैं उनके एक्सपेंडिचर्स को कर्टेल डाउन किया जाएगा। लेकिन इन एक्चुअल जो एक्सपेंस हुआ वो 1100 मिलियन रुपीस हुआ, यानी तकरीबन 110 करोड़ रुपए का तकरीबन खर्चा हुआ, जो कि प्रोजेक्टेड अखराजात से तकरीबन 28% ज्यादा था। तो मैंने इस तरह कहा कि हम कई बार सुन चुके हैं और कई बार देख चुके हैं कि अखराजात कमी के हवाले से दावे और नारे होते हैं, लेकिन इन एक्चुअल अगर बजट डॉक्यूमेंट्स देखते हैं तो वो उल्टा कम होने के बजाय बढ़ चुके होते हैं। इसी मौजू पर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर इकरामुल हक साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, माहिर टैक्स उमूर, हमारे साथ FPCI के सदर इरफान इकबाल शेख साहब मौजूद हैं, अब्दुल्ला गुल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों को खुशामदीद कहते हैं। इरफान इकबाल साहब, PIA की मिसाल पर आप क्या कहना चाहेंगे? $7 अरब अगर क्यूमुलेटिव उनके लॉसेज हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ लॉसेज है इन डॉलर टर्म्स, अगर 8% के रेट के हिसाब से देखा जाए तो इस $7 अरब से और क्या क्या हो सकता था जो हमने यहां पर पैसा खर्च किया PIA पे? देखिए, 2-3 चीजें पहले तो मैं आपको बताऊं, सिर्फ PIA नहीं जी, आप पूरे SOEs को देखें, आप तो हम तकरीबन साल का 1300 बिलियन रुपीस का लॉस कर रहे हैं और हम मुसलसल करते आ रहे हैं। अगर आप इसको लेके जाएंगे तो ये इससे भी ज्यादा होएगा। और ये जितनी आपकी बेसिक चीजें थी सारी की सारी यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो सकती थी। एक चीज मैं बार बार गवर्नमेंट से कहते आ रहे हैं कि गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है, गवर्नमेंट का काम है रेगुलेटर के तौर पे चीजों को कंट्रोल करना। और आप जब बिजनेस करते हैं तो फिर उसके बाद आप देख लें कि यही हालात हमारा रेलवे में रहे, यही हमारे हालात स्टील मिल में रहे, इसी तरह से बाकी भी आप जितनी ऑर्गेनाइजेशन है सवाई ओगरा के, हम तकरीबन सब में SOEs में हम लॉस में। तो मैं तो गवर्नमेंट से हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि इसको प्राइवेटाइज किया जाए, प्राइवेटाइजेशन की जाए। एक तो गवर्नमेंट को पैसे आ जाएंगे, नंबर 2 उनके सारे जो अखराजात हैं, दूसरे और हम जो डेवलपमेंट करना चाहते हैं उसके ऊपर हम लगाए जाते हैं, तो इसका तो रिजल्ट ही कुछ और होते हैं। और जिस तरह से आपने बताया है कि मुख्तलिफ चीजों में मदों में हम करते जाएंगे, तो ये तो मैं समझता हूँ कि हमारे बेशुमार जो बेसिक मसाइल हैं उनको हम बड़े आसानी के साथ इरफान साहब, इसमें एक और टर्न ये भी है कि आप कह रहे हैं और भी SOEs हैं। PIA के मिसाल के तौर पे जो सामने हमने रखी, इसमें हमने इंटरेस्ट रेट के हिसाब से फ्यूचर वैल्यू जो निकली हुई है इस रिपोर्ट में, तो उस लिहाज से देखा जाए कि हमने अगर ये पैसा या तो छापा होगा खसारा पूरा करने के लिए, या पैसा कर्ज पे लिया होगा, तो हमने उस पर सूद भी दिया होगा और हमारे कर्ज भी बड़े होंगे। तो हम बेसिकली तकरीबन 1200 अरब रुपए अगर पाकिस्तानी बैंक से लिया, तो हमने 13% पे कर्ज लिया है इन तमाम लॉसेस को इनकर करने के लिए। 1200 अरब रुपए या तो नोट छापे हैं, या फिर हमने बाहर के बैंकों से लिया है ऑलमोस्ट $7 बिलियन रुपीस PIA को पूरा करने के लिए। तो ये किस तरह के फैसले हुए ये इरफान साहब? देखिए, ये तो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान पहले दिन से इसके ऊपर हम प्रेशराइज करते आ रहे हैं गवर्नमेंट को कि खुदा के लिए प्राइवेटाइजेशन में जाएं, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, SOEs से अपनी जान छुड़ाएं। और नंबर 2, एक तो आपके पास पैसे आ जाएंगे जो कि आप एजुकेशन पे, आप हेल्थ पे, जो मेन बेसिक चीजें हैं उसके ऊपर आप लगा सकते हैं, और बेशुमार आपने जैसे चीजें आपने उनका हवाला दिया उसके ऊपर आप खर्च कर सकते हैं। तो जब तक गवर्नमेंट इनसे जान नहीं छुड़ाती, हम तो इस तरह से पिछले कई सालों से ये सुनते आ रहे हैं, लेकिन प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाते नहीं है, ये समझ नहीं आ सका। और पूरी दुनिया में आप देख लें, गवर्नमेंट किसी भी बिजनेस में नहीं जाते, गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये तो बिजनेस कम्युनिटी है और ये एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि इसके ऊपर खर्च करते हैं। आप इंडिया को देख लें, इंडिया में क्या चीजें, इंडिया में आपके जो 470 के करीब जो प्लेन त्यारे खरीदे गए हैं और अडानी ने खरीदे हैं, और इसकी वजह से उनके पास जो स्पेयर पार्ट्स का भी और दूसरा भी वो भी वहां पे लगा के दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ
कि ये प्राइवेट सेक्टर ही का काम है और उसी को करना चाहिए, गवर्नमेंट का काम ही नहीं है। सही। और इसमें सिर्फ मिसाल के तौर पे और क्या क्या हो सकता था, एक मिसाल जो उसमें है वो भाषा डैम की है कि $7 बिलियन अगर हम इक्विटी से अगर करते हैं 100%, तो हम वो डैम बना सकते थे, उससे हाइडल जनरेशन हो सकती थी, पानी के मसले। तो ये कितनी जरूरत है हमें डैम की, लेकिन हम 11 साल से ये लॉसेस इनकर कर रहे हैं और हमें नहीं पता मजीद और कितने करें। तो इज इट द राइट टाइम इरफान साहब, अगर अभी हम निकल जाएं, बुक करें लॉसेस, या अभी भी हमें मजीद करने चाहिए इनका लॉसेस? हमें फौरी तौर पे इससे निकलना है, हमने इसको फौरी तौर पे प्राइवेटाइजेशन पे जाना है और हमने किसी सूरत भी इसके ऊपर नहीं रहना। अदरवाइज जिस तरह से पिछले सालों से 11 साल का आपने बताया, तो अगले 11 साल इससे भी ज्यादा वर्स्ट कंडीशन बन जाएगी। तो हमें फौरी तौर पे इससे निकल जाना चाहिए। अच्छा, विदाउट एनी। और इकराम साहब, ये आप ये बताएं सर कि ये जो हमने एक और मिसाल रखी थी सीएम ऑफिस और जो इस वक्त मिनिस्टर्स के ऑफिस की, कि अखराजात कम होंगे और हर हुकूमत दावा करती है। हमने टारगेट किया कि 85 करोड़ रुपए होंगे और खर्च हमने 110 करोड़ रुपए कर दिए पीटीआई दौर हुकूमत पे, और ये हर साल ही तकरीबन होता होगा, लेकिन उन्होंने दावे बहुत कड़े थे। अब यहां पर भी 1400 खरब या पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी फिगर्स आ रही हैं। तो विल दे बी एबल टू डू दिस? ये रियलिस्टिक भी है या फिर ये दोबारा सब्ज बाग है, और क्या है इकराम उल हक साहब? जी, किसी शक्ल भी आपने देखा कि ये अपने जो अखराजात हैं, जो बिजा हैं, वो कम करने की कोशिश नहीं करते हैं। गवर्नमेंट का एक तो बिजनेस के में रहना, वो तो आपने अभी डिस्कस किया कि कितना ख़तरनाक है, और दूसरा इनके अपने जो अखराजात हैं, वो आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट का खर्चा भी 50% के लिहाज से हर साल बढ़ता गया है। और पिछले 10 साल में जो मैंने फिगर्स कैलकुलेट की और एक आर्टिकल भी इस पर लिखा, वो तकरीबन हमने देखा कि 10 साल में 500% बढ़ गया है। ये तो सिर्फ सेक्रेटरीट का खर्चा है, फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस का, प्रेसिडेंट हाउस का खर्चा, और फिर ये गवर्नर हाउस का खर्चा, फिर ये सदर मुमलिकत के जो दौरे, और बहुत सी बेजा चीज़ें। यानी कि आप अंदाज़ा लगाइए, एक तरफ तो हम 22% पे खुद हुकूमत जो है वो कर्जा ले रही है, इस डिस्काउंट रेट की वजह से बिजनेसेस चल नहीं रहे हैं। अब बजाय कि अपनी बेल्ट टाइट करने के, अपने अखराजात को कम करने के, वो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी मसाइल पैदा कर रही हैं। क्योंकि जब आप बेजा नोट प्रिंट करते हैं तो इन्फ्लेशन और ऊपर जाती है। जब इन्फ्लेशन ऊपर जाती है, फिर आप डिस्काउंट रेट ऊपर रखना शुरू कर देते हैं। अब उसका नतीजा ये निकलता है कि आपकी अपनी बोरिंग कॉस्ट तो ऊपर जाती है, मगर हुकूमत को तो शाह खर्चों से फुर्सत नहीं, हो तो और नोट छाप लेगी, मगर उससे बिजनेसेस तबाह हो जाते हैं। आप कौन जो है वो 25% के ऊपर लोन लेके अपना बिजनेस चला सकता है? आपने ग्रोथ का बेड़ा वगैरह करके रख दिया है, आपने जो बिजनेसेस थे उनकी सर्वाइवल के इश्यूज पैदा कर दिए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो टोटली अगर देखा जाए तो हमारी, चाहे वो फिस्कल पॉलिसी हो, चाहे वो पब्लिक फाइनेंस हो, हर चीज में बजाय बेहतरी के हम और खराबी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, और जब दादो-शुमार देखते हैं तो बहुत अफसोस होता है। इकराम साहब, आपने जिस तरह कहा कि आपने इस पर एक आर्टिकल भी लिखा, सर इस पे एक आर्टिकल भी आपने लिखा, ये जो एक्सपेंडिचर रिड्यूस करने के हवाले से हमने पीआईए का जिक्र किया प्राइवेटाइजेशन का, तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी जो पब्लिक एक्सपेंडिचर रिव्यू के नाम से कुछ माह पहले, और इस रिपोर्ट में बड़ा वाज़ेह तौर पर उसके एनेक्स में रिकमेंडेशंस में लिखा था कि हमें एक्सपेंडिचर्स कम करने चाहिए बाय प्राइवेटाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज outside the proper domain of public sector. इसमें कहा गया था कि and permitting and facilitating the private sector to undertake such investment and activities that to date have remained in the public sector domain. यानी आप इसको रिव्यू करें, और ये जो वर्ल्ड बैंक ने एक नहीं कई बार आलमी इदारों की तरफ से हमें कहा गया है। अब एक आलमी इदारे हमें कहते रहे, हम नहीं सुनते, कि हम ये कहते हैं कोई एजेंडा है, कोई साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन हम खुद देखें, अपने इंट्रोस्पेक्शन करें, तो हम अराउंड $7 बिलियन खर्च कर चुके हैं ऑन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस एट फ्यूचर वैल्यू ऑफ लॉसेस अगर हम निकालें। और हम इसे कहां खर्च कर सकते थे इकराम साहब? इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है आपकी नजर में इकराम साहब? जी, बहुत बड़ी इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सबको पता है कि पीआईए का मसला ही वहाँ पे बेजा स्टाफ का रखना है। और आप दुनिया में देखें, एक एयरक्राफ्ट के लिए कितना स्टाफ है, उससे कई 100 गुना ज्यादा हमने अपनी पॉलिटिकल अपने लोगों को वहाँ पे अकोमोडेट करने के लिए लोगों को भर्ती किया। और जब भी कभी उसकी रिस्ट्रक्चरिंग की बात होती है या उसको बेहतर करने की बात होती है तो बड़ा हंगामा होता है, मगर ये नहीं देखते कि वहाँ कैसी पॉलिटिकल बुनियादों पे भर्तियाँ हुई हैं और क्या क्या लूट मार की गई है। एक तो कौमी एयरलाइन के लिए काबिल शर्म बात है कि हम उसे सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हर दुनिया में आपकी जो फ्लैग कैरियर होती है वो आपकी इज्जत भी होती है, आपकी एक कारकर्दगी को भी जाहिर करती है, और हम उसके साथ कितना जो है आप देख रहे हैं बुरा हाल कर दिया है हमने।
ये हाल सिर्फ इसी का नहीं है, आप स्टील मिल को देख ले, बंद पड़ी है, फिर आप रेलवे का हाल देख ले, जो भी जहाँ गवर्नमेंट के फुटप्रिंट्स हैं, हमें 2-3 चीजें वाज़े नजर आती हैं। वहाँ पे नाअहली भी है, करप्शन भी है, और वहाँ पे कोई भी आप देखते हैं कि किसी किस्म की कोई भी जो इफेक्टिविटी और कोई भी उसकी आउटपुट नहीं है। अब जब आपने मुसलसल खसारे में चीजें चलाने, कब तक चला सकते हैं? और ये जो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्रियां बनाई हुई है, इसमें थोड़े काम होते हैं। आप ये काम जो है किसी अच्छी फर्मों को दें, वो आपको प्राइवेटाइज करके देंगी। ये हर चीज में हम एक मिनिस्ट्री बना देते हैं और फिर उसकी रिफॉर्म्स की बातें करते हैं। इन्होंने कहाँ रिफॉर्म होना है, और मिनिस्ट्रियों के खर्चे बढ़ते चले जाते हैं। पूरी दुनिया में लोगों ने स्पेशलाइज्ड जैसी होती हैं, आप वो उनको कहते हैं जी ये हमारी वैल्यू है, आप इसको हमें मैक्सिमम इसके लिए फेच करके दें, फिर वो आपके लिए बेहतरीन डिजाइन करते हैं। आप अपनी एक रिजर्व प्राइस बता देते हैं कि जब तक हम ये नौकरशाही को ये काम दिए रखेंगे, वो हमें एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखेंगे। आप देखेंगे एक मिनिस्ट्री बना रखी है प्राइवेटाइजेशन की, है पूरी उसका। आप क्या इस तरह की चीजों से हमें हासिल हो रहा है, सिवाय इसके कि हम और भी पैसा लेकिन इकराम साहब, बात यह कि अगर हम ये देखें कि अब जो इससे पहले सियासी हुकूमतें फैसला नहीं कर सकी, पीआईए एक मिसाल है, ऐसी बहुत सी एसओईज हैं जिसके बारे में आलिम इदारे हमें लेके बताते रहे कि हमें ये करना चाहिए फौरी तौर पर। लेकिन सर ये मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है इकराम साहब कि अगर ये इस सूरत हाल के अंदर अगर हम ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का फैसला ये निगरां हुकूमत कर पाएगी, या ये निगरां हुकूमत भी फेल हो जाएगी फैसला करने में, और ये भी नहीं कर पाएगी फैसला जिस तरह सियासी हुकूमतें नहीं कर पाई हैं? इकराम साहब जाहिर है कि जो काम करना चाहिए, जिसके लिए एक आपको परमानेंट स्ट्रक्चर चाहिए, एक आपको हुकूमत चाहिए, एक आपको स्टेबल पोजीशन चाहिए, वो तो इसकी नहीं है। ये भी कुछ मीटिंग्स करेंगे इसकी तरफ। देखिए IMF का असल में जो नया रिव्यू होना है, उस पर ये बात बड़ी सख्त एजेंडे पे है कि आप इनके बारे में कुछ करें। तो ये कुछ कागजी कार्रवाई करेंगे उनको दिखाने के लिए कि देखें जी आप हमने ये काम दिया था, कम सिर्फ कागजी कार्रवाई इस दफा भी कर दिया होगा, कुछ भी नहीं। अच्छा, अगर ये कि ये जाहिर है तो सर ये तो हम सुन रहे हैं कि मार्च में या फरवरी तक जो है कुछ हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि मार्च फरवरी तक अभी भी कुछ नहीं होगा, इस दफा भी कुछ नहीं होगा फरवरी मार्च तक? ये कुछ भी नहीं, बस एक प्लान सामने आ जाएगा और वो कागजी प्लान होगा फिर जो अक्सर बनाए जाके। अच्छा इरफान साहब, आपकी उम्मीद क्या है इस बारे में, ये भी मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं इसके बाद। और फिर एक और रिपोर्ट भी आई है जो एक्सपेंडिचर रिव्यू के अलावा है, जो आपकी टैक्सेशन को इंप्रूव करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने जारी किया। इस रिपोर्ट में क्या लिखा है, इसकी तफसीलात भी बताएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आपको पता है कि किस तरह अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के एक्यूमुलेटेड लॉसेस देखे जाएं तो दिस कम्स अराउंड टू $7 बिलियन। अगर फ्यूचर वैल्यू निकाली जाए 8% इंटरेस्ट रेट डॉलर टर्म्स में और रुपी टर्म्स में 1200 अरब रुपए बनता है। तो इतना पैसा हम खर्च कर चुके हैं। ये पैसा कहीं और खर्च किया होता तो इससे तकरीबन 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज, इस पैसे से तकरीबन एक भाषा डैम बन सकता था 100% इक्विटी पे। इसी पैसे से तकरीबन 40,000 बच्चे बाहर पढ़ने जा सकते थे। $1,75,000 की स्कॉलरशिप पे तकरीबन 70 लाख मोटरसाइकिल्स को सब्सिडी मिल सकती थी अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे होती, $1,000 पर मोटरसाइकिल। और इसी तरह अगर हम इसको एज अ सीड कैपिटल यूज करते तो तकरीबन 7,000 नए वेंचर्स स्टार्ट हो सकते थे, कारोबार एंटरप्रेन्योरशिप हो सकती थी वेंचर कैपिटल के तौर पर $1 मिलियन ईच, और इससे पाकिस्तान में बिजनेस फ्लरिश कर सकता था। लेकिन हमारी प्रायोरिटीज कुछ और थी। वर्ल्ड बैंक की एक और रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान के टैक्स स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा मसला क्या है। इस सबसे बड़े मसले की निशानदेही इस तरह की गई कि जो इंपॉर्टेंट पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज हैं वो अनटैप्ड हैं, और इसमें एक पोटेंशियल जो कहा द सिग्निफिकेंट पोटेंशियल एग्जिस्ट टू इंप्रूव टैक्सेशन ऑफ अर्बन लैंड। This current tax structure has led to inadequate revenues for government. This also creates several market distortions. मजीद कहा गया कि क्योंकि इसमें जो है एक टैक्स रेट कम है तो लोग मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल यूनिट्स के बजाय अपना पैसा रियल एस्टेट में लगाते हैं। और हमने ये देखा था कि आपके सामने जब भी कंसेशनल लोन्स हुकूमत ने जारी किए, मशीनरी इंपोर्ट हुई उससे, लेकिन बहुत सा पैसा रियल एस्टेट में गया क्योंकि वहां पर टैक्स स्ट्रक्चर बेनिफिट करता है टैक्स इवेजन को। और फिर वर्ल्ड बैंक की आगे इस रिपोर्ट में एग्रीकल्चर सेक्टर का जिक्र करता है कि वहां तकरीबन 22.5% जीडीपी में उसकी शराकत दारी है। लेकिन हैरानकुन तौर पर जो फिगर्स वर्ल्ड बैंक दे रहा है
कि 90% तक फार्मर्स उस टैक्स नेट में आते ही नहीं इनकम टैक्स में, क्योंकि 12.5 एकड़ का जो थ्रेशोल्ड है उससे उनकी जमीन कम है, उससे उनकी जमीन नीचे है। इरफान इकबाल शेख साहब, आपके मैन्युफैक्चरिंग हिट होता है डायरेक्ट, वर्ल्ड बैंक कह रहा है ड्यू टू द रिलैक्सेशन इन रियल एस्टेट सेक्टर। आप कैसे देखते हैं इसको सर, बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ एफपीसीसीआई? बिल्कुल, आप पहले तो मैं आपकी पहली बात को मैं थोड़ा सा एक जवाब दे दूं कि आप ये देखें कि आपके जो है ना बहुत अच्छी मिसाल है कि बैंक्स आपके पहले गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे और जब से गवर्नमेंट ने उसको कंट्रोल से निकाला है तो बंगाल में हाईएस्ट टैक्स पेयर जो ना इस वक्त बैंक्स है। तो इसी तरह से बाकी भी चीजें जब आप गवर्नमेंट के से निकालेंगे और इनको प्राइवेटाइजेशन में लेके जाएंगे तो इंशाल्लाह टैक्स भी आपको कलेक्ट हो जाएगा और आपके लॉसेस भी खत्म हो जाएंगे। फिर आप बात करते रहे ऑस्टेरिटी की। ऑस्टेरिटी देखें, मैं तो सुनता है ऑस्टेरिटी हम करेंगे, हम इसको अडॉप्ट करेंगे। 85 के करीब आपके मिनिस्टर्स हों, आप मुझे बताएं कहाँ पे ऑस्टेरिटी आएगी? और आप चाइना को देख लें, अमेरिका को देख लें, वहां पे कितने मिनिस्टर्स हैं। यहाँ ये गरीब मुल्क जो कर्जों में जकड़ा हुआ है उसमें हमने 85 के करीब हमने वुज़रा रखे और डिपार्टमेंट बना दिए बड़े, वो जो काम ही नहीं करते, डिलीवरी नहीं करते। और आपने जो बात की टैक्स की बात, बिल्कुल आपने सही कि सारा प्रेशर आ गया आपके ऊपर, ट्रेड के ऊपर और आपकी उसकी इंडस्ट्री के ऊपर, और आपका जो जितना भी पैसा पार्क हो रहा था वो सारा का सारा पैसा पार्क हो रहा था लैंड में, अर्बन लैंड में, और जिसकी वजह से आपको वहां से टैक्स कोई नहीं आ रहा था। फिर एक बात जो मैं आपको थोड़ी सी उस पर थोड़ा सा डिफर करूंगा कि वो आपकी बात ठीक है, लेकिन सर ये अर्बन लैंड में जो पैसा गया इरफान साहब, ये भी तो हमने देखा है, एक जो पीटीआई का दौर हुकूमत था, एमनेस्टी स्कीम्स आई, फिर उनको वेलकम किया गया, फिर बाकायदा स्टेट बॉडीज आबाद जैसी उन्होंने वेलकम किया, फिर उन्होंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट, उनको ब्लैंक चेक दे दिया गया कि आप अपना पैसा लगाएं, धन लगाएं, काला धन, सफेद धन, जो भी लगाएं, कोई पूछेगा नहीं। तो सर ये तो हुकूमतों ने तवातुर के साथ इनको मौके दिए कि आप पैसा इसमें लगाएं, ना कि मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाएं, ना इंडस्ट्रियल बेस बनाएं। बिल्कुल, कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो दी गई थी एमनेस्टी वो बिल्कुल गलत थी। इसको बेसिकली देना ही चाहिए था सिर्फ इंडस्ट्री के ऊपर। इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो इस मुल्क को तरक्की करनी है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे आगे नहीं जा सकता, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर हमने काम नहीं किया। हम तो एमनेस्टी की पहले भी खिलाफ थे कि जिन्होंने शो भी किया वो वाइट पैसे करके घर में रख के बैठ गए। ये तो सिर्फ और सिर्फ मिलना चाहिए इसके ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर, कि कोई पैसा भी आप इंडस्ट्री के ऊपर लगाएंगे उससे भी आपको मजबूत नहीं होगी, और इंडस्ट्री लगाएं, हर किस्म की इंडस्ट्री लगनी चाहिए थी यहाँ पे, तभी जाके इस मुल्क में तरक्की करना। एक तो रोजगार आपका पैदा होता है, नंबर 2 आपकी जो सारी बेरोजगारी के जो मसाइल है सब से आप निपट सकेंगे। फिर अच्छा, मैं सर आपके सामने मैं ये जो क्वांटम इंडेक्स आया है इसके नंबर्स भी रखना चाह रहा था, आप हैं साथ तो बता दें सर, क्योंकि इसमें टेक्सटाइल के शुबे में जुलाई में 22% डिक्लाइन है आपकी, सिवाय फार्मास्यूटिकल और सीमेंट के जहां 54% और सीमेंट में 35% का इंक्रीज है। इसके अलावा टेक्सटाइल और खासतौर पर जो इस पर मैं हैरान हुआ कि एयर कंडीशन की जो खरीदो फरोख्त है उसमें 18% कमी आई है प्रोडक्शन में, यानी लोग एसी खरीदने के लिए जो हाई इनकम क्लास है उनके पास भी पैसे नहीं है कि एयर कंडीशन खरीदें, और गाड़ियों में तकरीबन 60% का डिक्लाइन है सर। यानी एक तरह से आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी गाड़ियों की तो बिल्कुल ही नेगेटिव 60% चली गई है। तो ये जी आप सबसे पहले तो काम ये किया कि लोगों का कॉन्फिडेंस जो ना उसको आपने शटर कर दिया। इंडस्ट्री पे कोई हालात नजर नहीं आ रहे। अब आप देने टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं, आप 22% डिक्रीज है, हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, हमारी एक्सपोर्ट उसके ऊपर बेस करती है। तो ये सारी चीजें क्या कर रही है, आपने 3 चीजें महंगी की हैं। एक तो आपने एनर्जी के रेट देख लें कि हर महीने 2-3 रुपए तो बिजली के हर महीने बढ़े हैं, हर बल्कि 15 दिन बाद बढ़े हैं। और आप जब कंपैरिजन करते हैं तो आप ये देखिए इंडिया, चाइना और बांग्लादेश वो 8 सेंट पे है, जबकि हम 20 सेंट पे हैं। हम कैसे कम्पीट करेंगे एक्सपोर्ट में, उसको कैसे करेंगे? फिर दूसरी बात कि आपका जो काइबर रेट है वो 22% है, प्लस कमर्शियल बैंक का मिलाना तो 25% बन जाता है। अब आप कंपैरिजन करें तो चाइना इस वक्त 3.4% पे है, बांग्लादेश 6% पे और 6.5% पे आपका इंडिया है। तो ये सारी चीजें जो ना, ये मल्टीपल जो ये रीजन बन रही है जिसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट के ऊपर कमी आनी है, और जब तक आप इन चीजों को कंट्रोल नहीं करते ये चीजें ठीक होने वाली नहीं है। लेकिन इकराम साहब ये तो जो हम सुनते आ रहे हैं सालों से, और ये खासतौर पे जो रेवेन्यू साइड पे वर्ल्ड बैंक हमें बता रहा है कि आप इस पर ये करें वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए सर्वाइव करना। आईएमएफ कह चुका है, वर्ल्ड बैंक तो रिपोर्ट में लिख के बाकायदा बता रहा है। एग्रीकल्चर पे ये कैसा थ्रेशोल्ड है 12.5 एकड़ वाला, और 90% फार्मर्स वर्ल्ड बैंक कह रहा है इस वजह से उस थ्रेशोल्ड में पूरा ही नहीं उतर रहे, और इसकी वजह से आपकी जो 22% जीडीपी का हिस्सा है वो टैक्स नेट में है ही नहीं, और आप उसी लिमिटेड टैक्स बेस को आप दोबारा एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं। इकराम अलग साहब
जी बहुत बड़ा उसमें जो गैप है हमारी जीडीपी का जो शेयर है और जो हमारी टैक्स कलेक्शन है एक ऐसे सोर्स से कि जिसमें अब बहुत सी इस्लाहात तो इसलिए नहीं हो पाई कि ये तो सूबाई मसला बन के रह गया, क्योंकि आइन में उन्होंने इकट्ठा करना था एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स, वो बिल्कुल इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अब नेट इनकम बेस पे वहाँ टैक्सेशन उन्होंने कभी इन्फोर्स नहीं की। एकड़ के हिसाब से टैक्सेशन का जो उन्होंने मामला रखा वो तो बिल्कुल ही कैपेसिटी बेस्ड टैक्स था, वो भी नहीं ठीक तरीके से लगा। फिर आगे बेचारा ग्रोह को भी खास नहीं मिलता है, तो उसकी इनपुट महंगी है, फिर उसको लोन जो लेना पड़ता है फर्टिलाइजर्स के लिए, उसको पेस्टिसाइड्स के लिए, बीजों के लिए, उसके बाद बीच में सारा मिडिल मैन बना लेता है, उसको टैक्स करने की अहलियत नहीं रखते और वो बहुत बड़ा जो है एक गैप है। और मजबूरी तौर पर देखा जाए तो हमें दोनों चीजों पे बहुत बुरा असर पड़ा है। एक तो हमारी फूड सिक्योरिटी कम्प्रोमाइज हुई है क्योंकि हमें बाहर से अनाज मंगवाना पड़ा है, दूसरी तरफ जो वहां से महसूलात आ सकते थे वो भी नहीं आ रहे हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने इस तरफ हाईलाइट किया है कि आप इसको रैशनलाइज करें, वहां पे टैक्सेशन को दुरुस्त करें। पूरी दुनिया में ये किया जाता है कि टैक्स का मेयार तो एक ही रखा जाता है, हाँ आप उनको फिर मखसूस सब्सिडीज जैसे वहाँ फार्मर्स को मिलती हैं ताकि वो फूड सिक्योरिटी की तरफ जा सके, मगर एग्रीकल्चर ना मॉडर्नाइज हो सकी, ना हम उससे अपनी जरूरियात पैदा कर सके, ना वो टैक्स नेट में ना उसने वो वैल्यू एडेड सनतें लगाई जो एग्रो बेस्ड थी। अगर हमने एग्रो बेस्ड पे इंडस्ट्री साथ में खड़ी की होती तो फिर हमारी एग्रीकल्चर भी ग्रो करती और हम वैल्यू ऐड करके आगे कुछ एक्सपोर्ट करना तो दूर की बात थी। कपास की जो कॉटन की बेल्स है वो तो अब इम्पोर्ट करते हैं हम। नहीं, लेकिन इकराम साहब ये बताएं कि ये पोटेंशियल आपके पास कोई हजम है, कितना पोटेंशियल है अगर अब ये अर्बन रियल एस्टेट और ये एग्रीकल्चर जिसको निशानदेही खास तौर पे वर्ल्ड बैंक ने की है, क्वांटम इंपैक्ट इसका कितना पड़ने लगा है अगर हम ये इंप्लीमेंट करें? अभी हम 1400 खरब की बात कर रहे हैं कि हम बचा लेंगे, तो आपको लगता है इधर से कमा कितना सकते हैं अगर इन दो सेक्टर्स पे हम टैक्स लगा दें, इन दो खासतौर पर एग्रीकल्चर और रियल एस्टेट पे? इकराम साहब देखिए एग्रीकल्चर पे तो मैंने अर्ज किया है कि टैक्स सूबों को ही इकट्ठा करना है और वो अगर इकट्ठा करते हैं तो अंदाजा ये है कि अभी तो वो चारों सूबे मिलके 3 बिलियन के करीब इकट्ठा कर रहे हैं, जबकि ये 200 बिलियन तो इकट्ठा हो सकता है। उसकी वजह से तो जाहिर है कि अगर वो अपने रिसोर्सेज बढ़ाएंगे तो ऊपर जाकर टैक्स की जीडीपी के अंदर भी फर्क पड़ेगा और जो केक का साइज भी बड़ा होगा। मगर अब वो कुछ टैक्स खुद इकट्ठा करने की बजाय NFC अवार्ड से जो पैसा आता है उसके ऊपर बैठे रहते हैं और खुद कुछ करते नहीं है। उससे वहाँ की आवाम की जो सूबों में उनकी भी जरूरियात पूरी नहीं हो रही और वफाक को सूबों को जो है उनके हिस्सा देने के बाद NFC अवार्ड्स के बाद इतना पैसा भी नहीं बचता कि वो सूद अदा कर सकें। पिछले साल के बजट में देख लें, अगर आज जो अभी फिस्कल ऑपरेशन छपे उस पर आर्टिकल भी मैंने लिखा है कि दरअसल जो सूबों को अपनी जो इनकम देने के बाद जो इनके पास नेट इनकम बची वो तो इतनी भी नहीं थी कि उस पर 8.5 ट्रिलियन का सूद अदा कर सकते, तो 1.18 ट्रिलियन उसके लिए भी कर्जा लेना पड़ा। तो इसका मकसद तो ये हुआ कि तमाम जो खर्चे थे वो सूद से अदा हुए। तो ये तो बहुत बड़ा एक थ्रेटनिंग इशू है पाकिस्तान का। सही। अच्छा, ये जो सारे आलमी इदारे में बता रहे हैं इकराम साहब, और हम खुद भी अंदाजा कर रहे हैं कि मसाइल ये हैं और फिर प्लान्स बन रहे हैं और निगरान हुकूमत बना रही है, तो अब्दुल्ला गुल साहब भी साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला गुल साहब ये बताएं कि सर ये हम प्लान्स तो बहुत बना रहे हैं कि PIA को रिस्ट्रक्चर या प्राइवेटाइज करेंगे बाय द एंड ऑफ फरवरी। हम ये कह रहे हैं कि अखराजात इतने खरब रुपए कम करने जा रहे हैं अपने सिविलियन साइड पे। हम ये भी कह रहे हैं कि हम जो है हम बहुत सी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, हम बिजली की चोरी के क्रैकडाउन्स भी कर रहे हैं, साथ साथ उसके प्लान्स ही बना रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में भी उसका इंपैक्ट रहे। तो क्या एक्सपोर्ट बढ़ाने की बातें कर रहे हैं अब्दुल्ला गुल साहब, ये निगरान सेटअप कर पाएगा ये सब कुछ टिल फरवरी और जनवरी जब इलेक्शंस हैं उस वक्त तक? अब्दुल्ला गुल साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफान साहब बहुत शुक्रिया। देखें ये बहुत मतलब हर चीज पॉसिबल होती है दुनिया में, ये नहीं है कि इम्पॉसिबल है। लेकिन मसला ये है कि जो टीम है इसकी आपस में कोहेरेंस नहीं है। अभी ये जो जितनी भी निगरान काबीना आई है, निगरान काबीना को एक दूसरे के साथ लोगों का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, लोग जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अभी वजीर आजम साहब आप देखें ना, सारी बातें अपनी जगह, जाते हुए पेरिस में वो रुक गए, पेरिस में वहां रहे, जिसके ऊपर बड़ा वावेला हुआ। इसी तरीके से अमेरिका में क्या किया, क्या हासिल हुआ उसके अंदर इजलास में, उसका क्या आउटकम हुआ वो हमें नहीं मालूम। वापसी के ऊपर वो बरतानिया में कुछ दिन उन्होंने कयाम किया, वहाँ जिधर रहे और वहाँ क्या मकासद थे। इसी तरह फिर सऊदी अरब किसकी दावत पे गए,
तो सरकारी जहाज के अंदर जो है, जब आप प्राइवेट जेट प्लेन्स में जाएंगे तो आप ऑस्टेरिटी कहाँ रहेगी? आपको याद है कि पीटीआई की हुकूमत के अंदर जो है वो क्या था, और बड़ी कोशिश की गई कि हम ये करेंगे वो करेंगे। नवाज शरीफ के दौर में वन डिश जो है वो इंट्रोड्यूस कराई गई, फिर वन डिश का क्या हुआ वो आपके सामने धज्जियां उड़ गई। हमने एक डॉक्यूमेंट अभी रखा है सामने, उसमें हम बताएं कि पीटीआई के दौर में उन्होंने बजट में रखा कि हम 85 करोड़ पे खर्च करेंगे मिनिस्ट्रीज और सीएम के ऑफिसेस के लिए, और एक्चुअली खर्च किए उन्होंने 110 करोड़ रुपए, जो बजट से भी तकरीबन 28% ज्यादा थे। तो दावे और बातें कुछ थी, हकायक कुछ और थे। तो अभी भी आप कह रहे हैं ये चल रहा है सिलसिला, यानी कोई तब्दीली की तवक्को नहीं इस दफा आपको, ये सिर्फ बातें हो रही हैं? नहीं सैफान साहब, आप देखें ना, आप अक्टूबर जो है वो शुरू हो चुका है, और अक्टूबर के बाद अभी और मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान कदम रंजा करने हैं, और उसके बाद फिर आप देखें कि यहाँ सियासत का जो एक माहौल है वो उसमें गरमाइश आ जाएगी। और उस गरमाइश के अंदर ये पकड़ धक्कड़ कैसे करेंगे, ये काम कैसे करेंगे, यानी कि जितना किया कराया है वो वेस्ट हो जाएगा। और अगर आपने इसको कंटिन्यू करना है तो आपको इसी सिस्टम को आगे लेके चलना पड़ेगा, ताकि कम से कम साल, 6 महीने, 8 महीने, 2 साल आप इस निजाम को लेके चलें, ताकि जो आपने एक मुल्क को किसी सही डगर के ऊपर डालना है तो आप उस पर डाल सकें। लेकिन अभी कुछ दिन के बाद आपको देखेंगे कि जितनी ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर तब्दीलियां आ जाएंगी, उनको पोस्टिंग हो जाएगी, इसी तरीके से पुलिस में पोस्टिंग हो जाएगी, चीफ सेक्रेटरी तब्दील हो जाएंगे, आईजी तब्दील हो जाएंगे। ऐसी सूरत हाल के अंदर आप मुझे बताएं कि कैसे आप कंटिन्यूटी करेंगे? फिर ये जितने भी गैर मुल्की इस टाइम पे आप देखें ना कि अभी तक फंडिंग जो है, जिस हम सोच रहे थे कि गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी, वो नहीं आई अभी तक। अभी तक पाकिस्तान में कितनी सरमायाकारी आई है? फिर SIFT का क़याम बहुत अच्छा है, यानी कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन SIFT के क़याम को लेके कौन चलेगा? वो तो आने वाली हुकूमत चलेगी। और अगर आने वाली हुकूमत आ जाएगी तो ये जिस दिन नवाज शरीफ आएंगे, आप देख लेना, पूरी सियासी पार्टियां जो हैं वो अपने सियासी अमल में सरगर्म हो जाएंगी। नतीजा ये होगा कि जो मौजूदा निगरान हुकूमत है और सेटअप है, ये कमजोर और मांद पड़ता जाएगा, और ये हेडलाइन बनाने वाले नहीं होंगे, बल्कि इनका भी खबरों में कहीं जिक्र आ जाया करेगा। तो यानी अब्दुल्ला साहब, अगर एक बाज़गश्त थी कि शायद एक्सटेंशन हो जाएगी इस हुकूमत में और इलेक्शंस मुलतवी या फिर इलेक्शंस ताख़ीर का शिकार होंगे, अब कोई एम्बिग्यूटी नहीं है इसका मतलब, क्योंकि निगरान सेटअप नहीं कंटिन्यू कर सकता, दे आर अनएबल टू कंटिन्यू दीज ऑपरेशंस, क्योंकि कोहेरेंस नहीं है इनमें, आप ये कह रहे हैं अब्दुल्ला गुल साहब? देखिए ना, नवाज शरीफ साहब अगर आ रहे हैं तो बगैर अंडरस्टैंडिंग के नहीं आ रहे। सैफान साहब अगर आना होता तो अपने भाई के दौर में आ जाते, क्योंकि अभी एस्टेब्लिशमेंट में भी कोई तब्दीली नहीं आई, बाकी भी सिविल ब्यूरोक्रेसी में कोई तब्दीली नहीं आई, मुल्क की सियासत में कोई तब्दीली नहीं आई। मासवाए एक तब्दीली आई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो तब्दील हो गए हैं, और वो मेरिट पे काम करेंगे, ये आप और मैं दोनों जानते हैं। अब इसके बाद जो है वो हम आ जाते हैं मौजूदा सूरत हाल के ऊपर के नवाज शरीफ अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब है इलेक्शन का तो नकारा बज रहा है, और अगर वो इलेक्शन उसके अंदर, चलो थोड़ा बहुत ताखीर भी हो सकती है, लेकिन इनकी हैसियत थानवी हो जाएगी निगरान सेटअप की, और उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो आप देखें ना, इलेक्शन का एक माहौल होता है, उसके अंदर लोग जो होते हैं उनकी इलेक्शन कैंपेन्स चल रही होती हैं, उनके नित नए बयानियां आ रहे होते हैं, और फिर दहशतगर्दी का जो इस टाइम पे हालत है, जो अभी हमने हंगू में देखा, जो अभी हमने जोब में देखा, जो हमने अभी मस्तूंग में देखा, ये कोई मामूली वाकया अब्दुल्ला साहब, इसका मतलब ये कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये सारे रिफॉर्म्स पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी और वो सारे अंडरटेक करेगी, ना कि ये केयरटेकर सेटअप लेके आगे बढ़ेगा? अब यही तवक्को फिर हमें है, अनलेस और अनटिल के आप केयर टेकर सेटअप को बकायदा या तो बबांगे दोहल बता दें कि हाँ ये केयर टेकर सेटअप रहेगा, 6 महीने रहेगा, 10 महीने रहेगा, 2 साल रहेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर केयर टेकर सेटअप जो है वो कुछ नहीं कर पाएगा मासवाए अपने पैसे बनाने के। अभी भी केयर टेकर सेटअप के ऊपर इस टाइम पे मुझे मालूम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उन लोगों के, लेकिन बकायदा DC, AC, SP, कमिश्नर, इन सब की पोस्टिंग के रेट तय हैं। मैं किसी भी फोरम पे इसको चैलेंज करने के लिए तैयार। अच्छा, मतलब सिस्टम चल रहा है सर, मतलब सिस्टम इज ऑन अब्दुल्ला गुल साहब, जो पहले था सिस्टम दबादब चल रहा है और बड़ा मजे से चल रहा है, और चंद दिन के वो कहते हैं 4 दिन की चांदनी है और फिर आगे अंधेरी रात है, तो वो उस सिस्टम के ऊपर सर अंधेरी रात हमारी अवामी की आई जा रही है अब्दुल्ला गुल साहब, बार बार पलट पलट कर, तो वो जो करके जाते हैं लूटमार वो तो निकल चुके होते हैं, अकाउंटेबिलिटी भी कुछ नहीं कर पाती उनका, वो अंधेरी रात आती ही नहीं।
ये सैफान भाई, हकीकत ही यही है कि बेड़ा गर्क हो गया कौम का। कौम को तो बेचारी को ना रोटी मुयसर है, ना रोजगार मुयसर है, ना इंसाफ मुयसर है, ना उनको जो है तालीम मुयसर है, ना सेहत मुयसर है। वो कहाँ खड़े हैं? आप देख लें कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट का है वो ये आलम है कि बालाकोट के अंदर एक डोली टूट जाती है। 70 साल 75 साल से जो लोग तनख्वाहें ले रहे हैं सिविल डिफेंस की, और जो उसके ऊपर मुराद और जो उनके इक्विपमेंट ले रहे थे, वो एक डोली को जो है वो सेव नहीं कर सके। अफवाज पाकिस्तान के SSG कमांडो के जर्नैल को बुलाना पड़ा। कमाल है। तो सर ये सिस्टम चल रहा है, सब कुछ वैसे ही है। मैं सदर FPCC इरफान इकबाल साहब, आप लोगों की मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ से, और क्योंकि हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, तब्दीली की बात कर रहे हैं, हल की बात कर रहे हैं, तो उधर एक बात हुई थी कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो, क्योंकि अब्दुल्ला साहब जिस तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि सियासी टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर ये सारी चीजें पीछे चली जाएंगी, खासतौर पे जो क्रैक डाउन हैं, पकड़ धकड़ है, रिफॉर्म्स हैं, और फिर पॉलिटिकल वेट नवाज शरीफ साहब का आ जाएगा सामने, और फिर कुछ भी एक्टिविटी नहीं होगी आगे। तो ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी तो नहीं हुआ, आप लोगों ने मुतालबा किया था ना ये तो इरफान साहब? ऑफ इकोनॉमी का, और हम कहते थे कि 15 इयर्स का इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान होना चाहिए कि कोई भी गवर्नमेंट आए 5 साल के लिए, उसके लिए उनकी पॉलिसीज में कंटिन्यूटी होनी चाहिए और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ताकि चीजें चल सके। इस मुल्क में सबसे बड़ी बदकिस्मती यही रही है कि जब भी आपकी पॉलिसीज कोई नई गवर्नमेंट आती है वो पिछली गवर्नमेंट से 180 डिग्री पे बनाती है, और फिर उसका नुकसान किसको उठाना पड़ता है? बिजनेस कम्युनिटी को। अब मैं आपकी दूसरी बात जो आपकी तरफ जो मैं दलाल चाहता हूं कि जब हमारी मीटिंग हुई चीफ साहब के साथ, तो अब आप देखें कि इसका फर्क क्या पड़ा है। 5 सितंबर को डॉलर का रेट था 307 रुपए, जो इस वक्त तकरीबन 286.25 है, और ये इसमें कमी आई है 6.7%। और आप हम तो ये बार बार उनसे ये भी मुतालबा कर रहे थे कि एक्सचेंज इकोनॉमीज जो है ना, जो बी ग्रेड है, उन सबको बंद किया जाए, और यहाँ पे 2 रेट चले बस, एक इंटरबैंक का रेट चलेगा और दूसरा ओपन मार्केट का रेट चलेगा। इसके अलावा कोई और तरीका कार नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए कि जब आपने स्मगलिंग को रोका तो उससे पहले जितनी भी एक्सचेंज कंपनी थी वो $5 मिलियन रोजाना की बुनियाद पे वो सरेंडर करती थी स्टेट बैंक को। अब ये जब आपने स्मगलिंग को कंट्रोल किया तो आप ये देखें ये 10 से 15 मिलियन डॉलर सरेंडर कर रही है। अब उसका फर्क ये हुआ कि उसके बाद आपका इंटरबैंक रेट नीचे आना शुरू हो गया। ये सब तो हमने देखा सर, जो रिजल्ट्स आए, हमने सिर्फ प्रोग्राम भी किया था। और ये मुझे बताएं कि आपने जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी का मुतालबा किया था बिफोर इलेक्शन का किया था ना सर आप लोगों ने, कि इलेक्शन से पहले होना चाहिए, तो वो आपको उम्मीद है कि होगा? जी, इसमें 2 चीजें जरूरी है। सबसे पहले तो यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, या कोई भी गवर्नमेंट जो 5 साल के लिए आए और एक लंबे अरसे के लिए आए तभी वो कर सकते हैं। अगर आप ये 4-4, 6-6 महीने के देते जाएंगे बजट, उसमें कभी भी आप अपना टारगेट नहीं अचीव कर सकते। इसलिए आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, अदरवाइज आपका नहीं होगा। और फिर दूसरी बात जो है खास तौर पर ये कि आपका स्मगलिंग का जो नासूर है 75 साल से खत्म नहीं हुआ, इसको भी नासूर को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि आपके $10 बिलियन तकरीबन जो है, आप ये समझ लें कि आपकी 300 बिलियन की अगर आपकी इकोनॉमी है तो उसका 30% जो है ना स्मगलिंग की आइटम आ रही है जो नहीं हो रही। स्मगलिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपने डॉलर को कंट्रोल किया है स्मगलिंग में, आप देख लें कि इसके ऊपर आपका रिजल्ट अच्छे आने शुरू हो गए। इसी तरह बाकी चीजों को करेंगे तो उसके भी रिजल्ट आएंगे। मैं एक चीज खास तौर पर कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त पहला बंदा था जिसने जाके इंटीग्रेशन का गवर्नमेंट FBR के साथ बात की थी कि सारे रिटेल को इंटीग्रेट करें। हमने इंटीग्रेट कराया, उसका फायदा हो गया। अब मैं समझता हूँ जो बाकी लोग नहीं हुए उनको भी इंटीग्रेशन में लाना चाहिए। जब आप इंटीग्रेशन में आ जाएंगे तो फिर आप स्मगल्ड गुड नहीं बेच सकेंगे, और अगर आप इसी तरह खुला रखेंगे तो फिर चीजें चलती रहेंगी। तो ये 2-3 चीजें जो गवर्नमेंट को इसके ऊपर अमल दरामद करना पड़ेगा। उसके लिए आपने जो पहली बात की कि सियासी इस्तेहकाम बहुत जरूरी है कि उसके बाद ही आगे मामलात बढ़ सकते हैं, तो वो सियासी इस्तेहकाम खतरे में है, अब्दुल्ला गुल साहब ये कह रहे थे। मैं इसलिए आपसे बार पूछ रहा हूँ क्योंकि आप जो कह रहे हैं ना कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी, जी मैं उनकी बात पे मुत्तफिक हूँ इस बात पे कि चीजें जो ना उस तरह से होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि इनकी मजबूरी ये हो जाएगी कि सेनेट के जब आपने खत्म होगा तो फिर उसके बाद इनको उससे पहले इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, और ये मुझे लग रहा है कि इलेक्शन होंगे। और अगर नहीं होने तो कोई एक तरफा जो भी फैसला होना है उसके लिए पहले अनाउंस कर दिया जाए, और जो भी गवर्नमेंट आए, मैं कहता हूँ पर आए 4-5 साल के लिए, ताकि चीजें कंट्रोल हो सके।
ये 4-4 महीने वाली गवर्नमेंटें, 6-6 महीने वाली गवर्नमेंटें कभी भी इसको कंट्रोल नहीं। लेकिन इकराम साहब, आपने बड़ी एक अहम बात की थी ब्रेक से पहले, आपने कहा ये सारे प्लान्स बन रहे हैं, रिपोर्ट बन रही है, ये जाके मीटिंग में टेबल पे रख दी जाती है, उसके बाद इनको फिर खोल के पढ़ा जाता है, ये क्या है इकराम साहब? क्योंकि ये पीआईए भी यही है, ऐसी एक रिपोर्ट होगी, और ये आपकी ये 1400 खरब वाली कम करने की रिपोर्ट, ये एनर्जी सेक्टर की रिपोर्ट, ये सर्कुलर डेट की रिपोर्ट, ये पीआईए, तो ये बस रिपोर्टें बना बना के हम रख देंगे जाके, बस ये होगा ताकि अगली गवर्नमेंट एक्शन लेने के ऊपर। इकराम साहब, ये हो रहा है? जाहिर है जी, आईएमएफ का प्रोग्राम में है तो ये रिपोर्टें बनाना जरूरी है, क्योंकि उनको दिखानी है ये रिपोर्टें कि जो आपने हमें कहा था हमने कागजों पे कर दिया, अब इलेक्शन हो जाएंगे तो एक बड़े प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। आपको पता है कि ये जो 3 बिलियन वाला जो हमने 9 मंथ का लिया, ये तो शॉर्ट टर्म था ना। अब ये शॉर्ट टर्म तो उससे तो हमारे मसाइल हल नहीं हो गए, और हमें इतने डॉलर्स तो कहीं बाहर से मिलने नहीं लगे कि इस साल जो हमने 25 अरब वापस करने हैं डॉलर, वो कहाँ से देंगे। तो ये तो निगरान हुकूमत सिर्फ कागजी कार्रवाई के लिए आई है कि जब IMF का रिव्यू हो, और वो आपको पता रिव्यू अब होने वाला साल का जैसे शुरू होगा तो ये रिव्यू का टाइम शुरू हो जाएगा, और उसको फरवरी तक हमें जो है कंसोलिडेट करना होगा। तो सारी चीजें उनके सामने प्लान के तौर पे रखेगी, और एक तरह से ये इजहार है कि जो नई हुकूमत आए, क्योंकि उसको एक बड़ा IMF का प्रोग्राम फिर से लेना पड़ेगा, तो वो उनके पास कागज बने हो, IMF से कुछ अंडरस्टैंडिंग जो है वो पहले से तैयार की हो। तो ये जो हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर एक गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म हो जाए, इलेक्शन हो जाए, और उसके बाद हम एक अच्छी पॉलिसीज बनाकर कोई अच्छा IMF का प्रोग्राम मुकम्मल कर लें। अभी तक तो आपको पता है 24 में से हमने एक प्रोग्राम ही सिर्फ मुकम्मल किया है, तो उससे कम से कम हमारी डायरेक्शन दुरुस्त हो जाए। आने वाले दिनों में हम अपनी मईशत में कम से कम सेल्फ रिलायंस की तरफ जा सके, खुद कफील होने की कोशिश करें। अभी तक तो हमारा मसला ये है कि फायर फाइटिंग करते रहते हैं। तो निगरान हुकूमत में जो डॉक्टर शाहाद अख्तर हैं, वो दरअसल उनका तजर्बा इन्हीं मल्टीलैटरल एजेंसी के साथ काम करने का है, तो वो पेपर वर्क पे माहिर हैं, और वो पेपर वर्क ही कर रहे हैं, जिसमें चाहे पीआईए की स्ट्रक्चरिंग का मामला हो या प्राइवेटाइजेशन का हो, ये हमें जो फिस्कल गैप है इसको पूरे करने का हो, नए टैक्सेस के बारे में बात करने का हो। तो ये एक तरह से सिर्फ नई हुकूमत के लिए कागजी कार्रवाई हो रही है, वो खुद कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। अच्छा, ये सिर्फ कागजी कार्रवाई होगी। अब्दुल्ला गुल साहब, आप भी सीरियस ले रहे हैं या सिर्फ आप तो पहले ही कह चुके हैं सिस्टम भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो ये एग्जैक्टली सिर्फ कागज है, रिपोर्ट्स हैं, और कुछ भी नहीं होना इसके अलावा? देखिए, जैसे इरफान इकबाल साहब ने भी कहा और डॉक्टर इकराम साहब ने भी कहा, तो बड़ी मुनासिब बातें हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये सवाल यहाँ रखना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल कंटिन्यूटी तो हम पिछले जो है वो परवेज मुशर्रफ साहब के जाने के बाद से देख रहे हैं। उसके बाद आप मुझे बताएं, क्या दहशतगर्दी में कमी आई है, क्या बिजली की कीमतों में कमी आई है, क्या टैक्स नेट जो है वो बढ़ गया, क्या IMF से कर्जे मांगने जो है वो कम हो गए, या हमने कर्जे उतार दिए, या हमारी महंगाई के ऊपर कमी आ गई। आज 31 मेरे ख्याल में 6% जो है वो आपकी अफराते ज़र चला गया। खुदा को मान लें, पिछले ये जो 16 महीने की हुकूमत है, इसके अंदर 57.4% डिवैल्यू हो गया पाकिस्तान रुपी। ये जो मौजूदा अभी हुकूमत है, 7% इसमें डिवैल्यू हो गया पाकिस्तान रुपी। ये अभी बैठे में इरफान साहब से पूछें कि 100 रुपए पिछले साल जिसके पास आदमी के पास है, आज 35 रुपए के मालिक है। वो कमाल कर रहे हैं। आप इसको कहेंगे कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मैं नहीं कह रहा स्टेबिलिटी कोई भी हो सैफान भाई, स्टेबिलिटी होनी चाहिए चाहे वो, लेकिन सबसे पहले कानून की बालादस्ती जब तक नहीं होगी और टैक्स नेट को आप जब तक नहीं बढ़ाएंगे। देखिए ना, FBR का अभी हमारे डॉक्टर इकरामुल हक साहब बैठे हैं, मैं तो अभी जाहिर है वो सूरज को चिराग दिखाने की बात है, लेकिन हकीकत यह है कि FBR की मौजूदगी के अंदर आप क्या पाकिस्तान के अंदर टैक्स नेट बढ़ाएंगे? FBR सबसे ज्यादा चोरी सिखाने वाला इदारा तो वो बैठा हुआ है, लोगों को जो है वो बेड़ा गर्क करके रख दिया। GST की मौजूदगी में दुनिया की जो मईशतें हैं जहां GST बेहतर चलता है, तो वहां FBR की क्या जरूरत रहती है? लेकिन हम तो जो टैक्स शुदा हैं उन्हीं के ऊपर टैक्स डाले जा रहे हैं, बजाय इसके कि हम मजीद लोगों को बढ़ाएं और बेहतर अंदाज के अंदर टैक्सेशन की कलेक्शन का निजाम बनाएं। रेडी वाला भी टैक्स दे, साइकिल वाला भी टैक्स दे, जो मल्टी बिलियन। अब्दुल्ला साहब, आप दुरुस्त करवा रहे हैं, हमें यहाँ पर ब्रेक लेना है। आप मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब आपने ज्वाइन किया, डॉक्टर इकरामुल हक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इरफान इकबाल साहब आपका बहुत शुक्रिया। समराइज करेंगे तमाम गुफ्तगू इन द नेक्स्ट सेगमेंट। नाज़रीन हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आज कुछ अहम तरीन मालूमात आपके सामने रखी। मिसाल के तौर पर सिर्फ एक बात के 11 साल में मजमूई तौर पर कितना खसारा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने किया, और ये खसारा डॉलर टर्म्स में अगर इसकी फ्यूचर वैल्यू निकाली जाए 8% के इंटरेस्ट रेट पर, तो इट टर्न्स अराउंड टू बी ऑलमोस्ट $7 बिलियन, 7 अरब डॉलर। इस 7 अरब डॉलर से पाकिस्तान तकरीबन 1000 नई यूनिवर्सिटीज़ बना सकता था। भाषा डैम, जिसके लिए हम कर्ज के लिए वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों को देखते हैं, वो पूरा 100% इक्विटी के साथ बन सकता था। पता नहीं तकरीबन 1,75,000 बच्चों को $40,000 की स्कॉलरशिप मिल सकती थी कि बाहर जाकर पढ़ सकते थे। और इस पैसे से अगर देखा जाए तो तकरीबन 70 लाख मोटरसाइकिल वालों को हुकूमत $1,000 की सकती थी। लेकिन हमने ये तकरीबन $7 अरब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के मद में पैसे ज़ाया कर दिए, और मजीद भी करने को तैयार है। और कब हम होश के नाखून लें ये देखते हैं। फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।